जी, बिल्कुल और बहुत अच्छा असेसमेंट जैसा कि हमने कहा था कि जनरल साहब जो है वो पूरी पिक्चर क्लियर कर देंगे और आपने देखा कि बहुत ही तसलसल के साथ जो हालात हैं और जिस तरह एक सीक्वेंस बन रहा है उसके तहत जो है वो पेश किया और देखिए इतने दिन हम सोच रहे थे जो हम लोगों ने एडवोकेट राशिद रिजवी साहब का मैं इस्तकबाल कर लूं सबसे पहले वरना बातचीत में जो है रह जाता है। तो एडवोकेट राशिद रिजवी साहब जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं और उन्हीं के पास चलूंगा क्योंकि हमारे सदर साहब तो फिर हम उनके पास आएंगे। लेकिन जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर अमेरिका इतना देर क्यों लगा रहा है, अगर उसकी वाकई इतनी तैयारी है, पावरफुल है, सब कुछ है, तो बार बार एक बात ये आ रही है कि अमेरिका दरअसल रिसर्च नहीं कर पा रहा है, उसे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि ईरान की सिचुएशन क्या है और ईरान किस हद तक जा सकता है। लेकिन आज जिस तरह से हमने देखा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट का एक बयान जो जिसपे हम लोगों ने कई बार बात की और यही सच्चाई है ईरान की। उन्होंने कहा कि देखिए वहां पे डेमोक्रेसी है, हुकूमत है, सब कुछ है, लेकिन एक जात है जो वहां पे सुप्रीम लीडर है आयतुल्ला सैयद अली खामनाई, आखिरी फैसला उनका होता है। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा एतराफ किया और जो सच्चाई है वो ये कि वहां पे हुकूमत कई लेयर में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक हुकूमत वो मदुरो की तरह नहीं है कि वेनेजुला से कि एक को पकड़ लिया तो वहां हुकूमत बैठ जाएगी। ईरान में ऐसा नहीं है, वहां कई लेयर है और यही हम लोग बात कर रहे थे कि ईरान में आप ये देखिए और ईरान में जो लेयर है ऐसा नहीं है कि चाहे वो मिलिट्री की लेयर हो जो हम लोगों ने समझा है अब तक या हुकूमत की हो। आप देखिए कि प्रेसिडेंट एक्सीडेंट या हादसा जो भी आप कह लीजिए उधर हादसा होता है और 3 महीने में इलेक्शन हो जाता है, वहां नया प्रेसिडेंट चुन के आ जाता है। आप देखिए कि वहां इजराइल अटैक करता है और फर्स्ट लेयर की जनरल साहब मौजूद है, अभी वो फिर इस पे जिक्र करेंगे कि अगर फर्स्ट लेयर के कमांडोज या कमांडर्स मार दिए जाएं तो ये कितना मुश्किल होता है सेकंड लेयर को एक्शन में आने में। लेकिन वहां पे आप देखिए कि 24 घंटे भी नहीं लगे और इजराइल को जवाब शुरू हो गया और खबर ये बीच में आई थी कि आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने खुद ऑर्डर शुरू किया था, खुद जो है सेकंड लेयर और थर्ड लेयर की कमान जो है अपने हाथ में ली थी। तो ये जो चीज वहां पे है, अब इतनी देर में अमेरिका को समझ में आया राशिद रिजवी साहब। तो अब अगर इनको ये लग रहा है कि एक लेयर में नहीं है तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन है? मेरे ख्याल से ये जो बात कही है वहां के वाइस प्रेसिडेंट ने, जेडी वेंस ने, तो ये तो एतराफ है कि वहां सत्ता परिवर्तन तो नहीं हो सकता। तो फिर अब ये अटैक कैसे करेंगे और क्यों करेंगे, क्या इनको हासिल होगा? राशिद रिजवी साहब, ये तो एक तरीके से शिकस्त का एतराफ है। मुमताज भाई, आपने अभी जो कहा लेयर की बात, आपने पॉलिटिकल लेयर की बात कह दी, आपने उनके सोल्जर्स लेयर की बात कर दी, लेकिन आप एक चीज मिस कर गए, वहां पर साइंटिस्ट की भी लेयर बड़ी है। वहां कितने साइंटिस्ट मारे गए, लेकिन क्या इनके मिसाइल प्रोडक्शन में कोई कमी आई, कोई कमजोरी आई? क्या इनके न्यूक्लियर प्रोडक्शन में कोई कमी आई, कोई हुआ? नहीं हुआ ना। तो ईरान ने अपने आप को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके हर तरीके से रखा हुआ है। देखिए होता क्या है मुमताज भाई, कि जो मुसीबत होती है ना, वही आपसे बहुत सारी चीजों को ईजाद करवाती है। मुसीबत, अगर आप यहूदी इतना आगे क्यों गए? पहले यहूदी खुराफात में लगे रहते थे, आगे नहीं जाते थे ये। और जर्मनी से पहले इनकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन थी पुर्तगाल में। ये पुर्तगाल से भगाए गए थे। ये तंत्र मंत्र जादू टोना ये सब खुराफाती हरकतें लोग करते थे। जिस घर को किराए में लेते थे, घर खाली नहीं करते थे, उस घर में कोई लड़का होता था तो अपनी लड़की से उसका साथ रिश्ता करवा करके घर के मालिक को बात करवा देते थे, माँ बाप को ही। लड़का अपनी बीवी सास ससुर के साथ उस घर में है, माँ बाप बाहर है। ये इस तरह के खुराफाती लोग थे। लेकिन में इनके ऊपर इतना अत्याचार हुआ
तो इन लोगों ने एजुकेशन की तरफ बहुत तेज बढ़ने की कोशिश की। और फिर जब ये इज़राइल आए, इज़राइल में भी इनको अरबों से खतरा था, ऐसा नहीं खतरा नहीं था। ऐसा नहीं कि इज़राइल आने के बाद इनके लिए सब कुछ हलवा-हलवा था। इज़राइल आने के बाद भी इन लोगों ने अरबों की बहुत सारे हमलों को फेस किया, अपने आप को मजबूत किया, नई-नई टेक्नोलॉजी खुद ईज़ाद की। क्यों ईज़ाद की? कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनको पैसे चाहिए थे, पैसे के लिए इन्होंने मेहनत की। तो आज ये मजबूत हो गए तो दूसरों को कमज़ोर करने में लग गए हैं। जो वो यहाँ तक का तो सफ़र सही है कि आपके ऊपर ज़ुल्म हुआ, आपने अपने आप को मजबूत किया, आपने दुनिया को दिखाया कि आपके ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, इतना आपका उत्पीड़न हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके बाद भी आप उभर के आए, यहाँ तक तो सही था। लेकिन उसके बाद से जब वही हरकत आप करने लगे जो आपके साथ हुआ, तो ये इनकी गलत हरकतें थी। जैसे अभी हमारे बड़े भाई मेजर साहब ये बता रहे थे, ईरान की ईरान की और अमेरिका की ये रिश्तों के बारे में। जनरल साहब हैं, देखिए हमें बताया गया, हमारे हाँ, एक्सपर्ट बेटे अभी जनरल इंदौर साहब में बिल्कुल। थे। तो अब नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था, अब देखिए मेजर और मेजर जनरल, तो जनरल जो है आमतौर से वो कहा जाता है, मेजर नहीं कहा जाता, मेजर बहुत छोटा होता है। तो इसलिए जनरल जो है कहें तो मैं जी, जी। नहीं, तो हमने साथ में बड़े भाई भी कहा ना, ये आप भी समझिए। तो हमारे मेजर जनरल साहब ने एक बात रखी थी अमेरिका और ईरान की, उसी लाइन को हम थोड़ा-सा आगे ले आना चाहते हैं कि उन्होंने बहुत सही बात रखी थी, लेकिन उसके पीछे एक चीज़ आप शायद बताना मिस कर गए थे कि क्या साज़िश है अमेरिका की कि एक मर्तबा उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाते हो, ताकि उनके यहाँ क्राइसिस हो। ये साजिश है अमेरिका की कि आप पाबंदी लगा रहे हो उनके ऊपर ताकि उनके पास क्राइसिस हो। वो लोग खाने के लिए परेशान हो जाएँ। वो लोग दुनिया की फैसिलिटीज़ से एकदम महरूम रहें। मुमताज़ भाई हम आप क्या दुनिया का कोई भी कंट्री से कोई भी जाता है ना, तो उसका वीज़ा मास्टर कार्ड वहाँ नहीं चलता है। आप वहाँ लगाएँगे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये हालात हैं। तो इस तरह की पाबंदी लगाई, कोई जाए नहीं, कोई कुछ खर्चा ना कर पाए, मतलब जो भी जाए वो डॉलर लेके जाए वहाँ पर और वहाँ डॉलर से एक्सचेंज करे। ये हालात पैदा किए आपने। लेकिन इतनी पाबंदी लगाई, पाबंदी लगाने के बाद आपने उनको क्राइसिस में जूझने के लिए मजबूर कर दिया, ताकि वो परेशान रहें और अपने रिजीम को चेंज करने के लिए आवाज़ उठाते रहें। लेकिन ईरान ने इसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया और हैंडल करके आगे चल ही रहे थे। कि फिर एक महँगाई का जब थोड़ा-सा माददा बढ़ा, वहाँ के लोगों ने क्या किया था कि गवर्नमेंट उनको डॉलर देती है और थोड़ा रियायत करके देती है उनको, ताकि उसका मिसयूज़ ना हो पाए और ये बाहर से लोगों से सामान डॉलर में खरीद सकें और सामान ईरान आए बाहर का भी। तो मुमताज़ भाई इन्होंने क्या किया कि लोग उसका मिसयूज़ करने लगे, वो डॉलर मार्केट में बेचने भी लगे। तो उसके ऊपर कंडीशन लगा दिया गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कि इससे ज़्यादा नहीं दे पाएँगे आपको डॉलर। तो वो लोगों ने एहतजाज किया। मेन लड़ाई डॉलर की थी। महँगाई पे बाद में आई वो। फिर जब महँगाई पे बात आने लगी, तो अब इसका फ़ायदा उठाया अमेरिका और इसराइल ने फ़ौरन। उठाने के बाद अपने लोगों के बीच में उन्होंने घुसा दिया। जिसमें ऐसा नहीं है कि सब बाहर से ही आए थे, सारे सीआईए मोसाद के एजेंट थे। उसमें बहुत सारे लोग थे, शाह पहलवी के समर्थक थे। ऐसा नहीं है कि शाह पहलवी जो लोग ईरान में राज करते थे, जो लोग ईरान में राज करते थे, तो शाह पहलवी के भागने के बाद वो ही भाग गए हों, ऐसा नहीं है। वो आज भी ईरान में हैं, उनकी जनरेशन ही ईरान में है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं शाह पहलवी का, कि किसी तरीके से शाह पहलवी आएँ, किसी तरीके से शाह पहलवी यहाँ आएँ और आ करके हम लोगों को लीड करें फिर से। तो जब ये चीज़ आगे बढ़ी तो वो भी साथ में उसी प्रोटेस्ट में आ गए। तो एक थोड़ी-सी भीड़ दिखी, उसमें घुसेड़ दिए गए मोसाद के एजेंट भी। वो हंगामा करने लगे, मतलब वो एक शांतिपूर्वक पुरसुकून प्रोटेस्ट जो चल रहा था, उसपे आम लोगों ने बमबारी चालू कर दी, गोली मारना चालू कर दिए, लोगों के गले तक काटने लगे थे। ये हालात हो गए थे इन लोगों के, कि इन्होंने गर्दन तक काटना शुरू कर दिया लोगों की। तो मुमताज़ भाई उसके बाद गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई कि ये इतना हिंसक प्रदर्शन कैसे हो रहा है। आईआरजीसी के लोग भी मारे जा रहे हैं और बसीजी जो लगाए गए थे उनको भी उनकी भी जानें गईं।
तब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई कि ऐसे लोगों को छोड़ो नहीं। तो ड्रोन से वीडियोस उनके ढूंढे गए, सीसीटीवी फुटेज से निकाले गए। वो बैंक को लूट रहे थे, बैंक को तोड़फोड़ कर रहे थे, बैंक को लूट रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे। ये कैसा एहतजाज है महंगाई के खिलाफ? क्या लूट मार कर रहे हो? तो तब गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई। तो आप ये समझिए कि ईरान और इजराइल की जो साझा साजिशें चलती हैं, वो किसी भी देश को एकदम कमर तोड़ दे कि आओ तुम मेरे सामने हाथ जोड़ के बैठो, तो हाथ जोड़वाने में मजबूर करते थे। लेकिन बिल्कुल ईरान बिल्कुल 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 ये सिचुएशन देखो रही है, और ये बिल्कुल सही है, और इस पे हम लोगों ने काफी डिस्कशन भी किया है। लेकिन ये था कि साहब वहां पे जिस तरह से कि खामनाई साहब भाग गए, खामनाई साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा, खामनाई साहब बंकर में चले गए, ये तमाम जो माहौल बनाया जा रहा था, और आज ऐसा लग रहा है कि ये तमाम चीजें जो है वो कहते हैं ना कि आसमान पे अगर थूकेंगे तो वो आपके मुंह पे आ गिरेगा। तो वो मुहावरा कहीं ना कहीं सच होता दिखाई दे रहा है कि अब जो जो लोग बड़े बड़े दावे कर रहे थे, आज वो मुंह छिपाए घूम रहे हैं, या झूठी खबरें चला रहे हैं सच को दबा करके। ये उनकी मजबूरी भी है, और इसीलिए हर रोज जंग कराते हैं। आज भी हर रोज जंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि अगर आप देखेंगे। लेकिन मैं आऊंगा अब फिरोज बख्श, आप तमाम आपने जनरल साहब को सुना, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब को सुना कि क्या क्या सिचुएशन जो है बन रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसा कि जनरल साहब ने भी कहा, राशिद साहब ने कहा, और जनरल साहब ने तो बड़े जो एक डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे उन्होंने ये कहा कि फिलहाल नहीं लगता है कि अटैक जो है वो अमेरिका करेगा। और अभी मैं जो कुछ खबरें यहाँ पे देख रहा था, कई तरह की खबरें आ रही हैं, अलग अलग खबरें आ रही, जो मीटिंगें चल रही हैं वहां पे इजराइल जो है वो भी कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहा है कि क्या हमें करना है। यहाँ पे चैनल 14, हम ईरान के हाथों में मिसाइलें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर के अलावा उसकी मिसाइलें भी हमारे लिए खतरा है, जयदीप सिंह मुंदेला साहब लिखा, और हम इस क्षेत्र में अरब पक्षों के दबाव को समझते हैं। देखिए ये तमाम चीजें आ रही हैं। एक चीज और आज जो अरब ने कही है, वो ये कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पे अटैक करता है और ईरान जवाब में हमारे यहाँ अटैक करता है मिलिट्री बेस पे अमेरिका के, तो हम उसका जवाब नहीं देंगे ईरान को, हम कुछ नहीं बोलेंगे, और ये ईरान को हक है कि वो हमारे यहाँ अटैक करे। ये इस तरह का बयान का आना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, और ये पहली बार इस तरह के बयानात, चाहे वो कतर के हों, जॉर्डन के हों, तुर्की के हों, इस तरह के बयानात का आना। और आज जैसे खबर आ रही है कि साहब सऊदी अरब भी न्यूक्लियर पावर बन रहा है, वो भी जो है न्यूक्लियर की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह की चीजें, क्या लग रहा है फिरोज बख्श साहब कि क्या ये एक बड़ी तब्दीली नहीं है, और ईरान जो है वो अपने इलाकाई पॉलिटिक्स में या मिडिल ईस्ट में अपने आप को कहीं ना कहीं एतमाद में लोगों को ले लिया, और अपनी जो खारजा पॉलिसी है वो उसको बहुत स्ट्रांग कर लिया, खास तौर से मुस्लिम ममालिक में। फिरोज बख्श साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मुमताज आलम रजवी साहब, जनरल जावेद इकबाल साहब, राशिद साहब, और तमाम जो आपके सामाईन चार दांगे आलम से जुड़े हुए हैं आपसे, उन तमाम को मेरा सलाम। देखिए, एक मसला ये होता है, जो स्पीकर लास्ट बोलता है ना, वो काफी सारी बातें उसके जो प्रीवियस स्पीकर्स हैं वो बोल जाते हैं। ये मसला होता है, और सबसे ज्यादा बातें आप ही बोल जाते हैं। बहसूरत मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। देखिए, और इसीलिए नया सवाल लेके आए, बिल्कुल हट करके। देखिए, जनरल साहब से जो सवाल किया था वो बिल्कुल अलग किया था, उनके मुताबिक किया था। राशिद साहब से उनके मुताबिक, आपसे बिल्कुल आपके मुताबिक किया है कि आप मिडिल ईस्ट और मुस्लिम ममालिक ईरान। तो मैंने सवाल तो देखिए आपके लिए बिल्कुल मैदान खाली कर दिया है। अरे साहब, मैं आपको बताऊं, आप एक बहुत दक्ष जो हैं, बहुत दक्ष आप एंकर हैं, और आपसे कोई जीत नहीं सकता। आपने सवाल हम तीनों से मोर और लेस सिमिलर पूछे हैं, पर अल्फाज का जो प्ले ऑफ वर्ड्स हैं वो कलाकारी हम आपको मानते हैं इसके लिए। खैर चलिए, मैं जवाब पे आता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, मैं अपना जवाब शुरू करूंगा।
हमारे दोनों भाइयों ने जो बात कही, इसमें मैं सिरा लूंगा जनरल जावेद इकबाल साहब उनकी बात से, चूंकि वो हम तीनों लोगों से मुख्तलिफ हैं और आपके काफी सारे जो सुनने वाले हैं उनसे भी मुख्तलिफ है, इन द सेंस कि उनका एक तजुर्बा फौज में रहा है और फौज के ताल्लुक से या वॉर के ताल्लुक से या इमिनेंट वॉर के ताल्लुक से जो उनका कमेंट है वो एक वाकई में आपने सही लफ्ज उनके लिए कहा, एक्सपर्ट कमेंट जो है वो देते हैं। मैं इस बात से मैंने उनकी ये बात पकड़ी यानी कि मैंने उनकी से बात सीखी। उन्होंने एक बात कही, बीच शुरू में कही थी कि अमेरिका को, अगर अमेरिका वॉर शुरू करता है, अमेरिका को इस वॉर से कोई बहुत ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से उन्होंने ट्रंप के माइंड को पढ़ लिया है। ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहे, कुछ भी बोलते रहे कि जी अब बातचीत का रास्ता बंद हो गया, अब मैं दूसरा रास्ता लूंगा। ठीक है, ये जो वॉर है, अगर ये वॉर होती है, हम बारहा इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं और मेरे ख्याल से रेपिटेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर ये वॉर होती है खुदा न खास्ता, तो इस वॉर में ईरान का जो नुकसान होगा वो तो हो गई, ये तो मतलब ये जग जाहिर है। लेकिन जो नुकसान अमेरिका का और उसके हवारियों का, खासतौर से इसराइल का होगा, और उससे भी बड़े जो उसके हवारी हैं, जो ये नाअक़िबत अंदेश और ये जो गुलाम मुल्क है इसके, अमेरिका के और इसराइल के, अरब कंट्रीज आई मीन, जो भी बड़े बड़े नाम हैं, ठीक है, ये आपने कहा जी ये मतलब एक डिप्लोमेसी ईरान ने इस्तेमाल की है और ईरान का मतलब साथ देंगे इन द सेंस के अमेरिका को जगह नहीं देंगे कोई अटैक करने की। इनकी ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है, माफ कीजिए, मैं आपको बताऊं, इनको अपनी खाल की जो है चिंता है। क्योंकि अगर ये अमेरिका से क्यों करें अटैक, अटैक मत करो, सऊदी अरब ने कही ये बात कई बार, वो इसलिए कह रहे हैं अमेरिका से अटैक ना करो। अमेरिका ने अगर अटैक किया ईरान पे, तो ईरान इसराइल से पहले, ये बात फिर मैं शायद दूसरी मर्तबा तीसरी मर्तबा आपके चैनल से कह रहा हूं, आपके तमाम सामाइन के लिए, ईरान सबसे पहले जो अल हुदैद इसकी कतर में बेस है, बड़ी मजबूत बेस है, माइंड है, वो एक इंटेलिजेंस का माइंड है, 30-40 हजार जो भी फौजी अब तो शायद कम हो गए होंगे अमेरिका के, उसको तबाह करेगा कतर में। फिर वो जफरा में यूएई की जो बेस है, वो भी मजबूत बेस है अमेरिका की, उसको तबाह करेगा। ठीक है, इसके अलावा वो मुवफ़्फ़क़तली एक जो बेस है वहां पे जॉर्डन में, ये 3 मेजर बेसिस हैं, और बाकी इराक और सीरिया में कुछ इतना नहीं, हाँ तुर्की में भी है। ठीक है, बहरसूरत इस वजह से ये लोग जो है मतलब ठीक है, ईरान ने तो हमेशा डिप्लोमेसी का और हिकमत अमली का जो है कदम उठाया है और वो सबको साथ लेके चल रहा है। अब ये पता नहीं कि इनके दिलों में क्या है। ठीक है, अब जो ईरान अकेला है, अकेली जो वॉर लड़ी ईरान ने 12 दिन की, क्या सऊदी अरब के पास ताकतवर वेपन्स नहीं है, फौजी नहीं है? क्या मिस्र के पास एयरफोर्स की ताकत नहीं है? 67 में हमने देखा, 74 में देखा, अच्छी खासी उसकी फिजाइया है। क्या कतर या यूएई के पास नहीं है? ये लोग खड़े नहीं हुए ईरान के साथ। ठीक है, और इन्होंने ही भड़काया है यूएसए को, और उधर यूएसए ने भी इनको भड़काया है ईरान के खिलाफ। तो ये जो कह रहे हैं कि जी आप जो कह रहे हैं कि ईरान ने थोड़ा हिकमत अमली करके इनको अपने साथ ले लिया है, इनके साथ क्या लिया है, इनकी मजबूरी है कि ये जब कोई खुदा न खास्ता अटैक होता है तो ये उसको अपनी जमीन ना दें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान इनको होने वाला है। ठीक है, पहली बात तो यह है। दूसरी बात आपने कहा क्या आपको नजर आता है, देखिए वॉर तो इमिनेंट है। ठीक है, ये नहीं लग रहा है वॉर करेगा जो है अमेरिका, लेकिन मेरा एक जहन ये भी कह रहा है कि वॉर करने से पहले अमेरिका 10 मर्तबा सोचेगा। वही जनरल साहब वाली बात, उसको क्या फायदा है? क्या उसको ये फायदा है कि वॉर करके वो यहाँ सत्ता पलट देगा? ज्यादा वो अल्लाह ना करे खामेनेई साहब को जो है उनको खत्म कर सकता है। खामेनेई साहब ने पहले अपनी 4-5 जो है वो बना रखी है परतें, जैसे आपने अभी कहा, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। खुदा न खास्ता अगर कुछ होता है एक खामेनेई को, दूसरा आएगा, दूसरे को होता है तीसरा, 10 खामेनेई खड़े हैं वहां लाइन में। तो क्या फायदा अमेरिका को? अमेरिका सिर्फ यही फायदा वहां देख रहा है
कि जो तेल का मेरे ख्याल से 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ईरान इस वक्त दुनिया में, उसके तेल पे कब्जा करेगा, अपने जहाज, अपने कारखाने, अपनी कारें वहां से चलाएगा, उसका वही लालच है। और उसी लालच में उसने अपनी बेसिस बनाई है। और ये जो अरब के मुल्क हैं, ये टेक्नोलॉजी में जीरो हैं, अपनी सुई तक नहीं बना पाते। ये अमेरिका से सारी टेक्नोलॉजी लेते हैं। टॉयलेट में अगर टॉयलेट भी धोना हो, वो भी सब अमेरिका से सब आता है। तो अमेरिका के गुलाम बने हुए हैं, ठीक है, और मुनाफिकत पूरी पूरी अदा कर रहे हैं। ईरान के अंदर वो बात नहीं, बावजूद इसके के 40-50 साल से ईरान जो है, ईरान पे सैंक्शंस लगी हुई हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं, मेरी बात पूरे होने वाली है जी। बिल्कुल सुन रहे हैं साहब, सब बिल्कुल सुन रहे हैं, बस हम लोग अरे वो थोड़ा मजलिस सा की तरह दरूद नहीं ग्लिच हो पढ़ जाता है, सकते बस यहाँ पे, बस बस मैं वरना बात तो पूरी मैं कर रहा हूँ, 2 दरूद पढ़वा देता अब सेकंड तक। में अपनी। जी जी जी। मैं बात पूरी कर रहा हूँ अपनी। तो मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि अब मौजूदा सूरत हाल में आज भी ईरान के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। अपनी खाल बचाने के लिए, टू सेव दियर ओन स्किन, अरब ममालिक जो हैं वो ये कह रहे हैं जी हम अपना पानी नहीं देंगे, मतलब अपने कोई बहरिया नहीं दे के इसमें इसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं। और आखिर में ये इकोनॉमिकली ये वॉर हिट करेगी सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंट्रीज को, अमेरिका को, और आपने नाम लिया था हिंदुस्तान वगैरह का, चाइना का, इनको भी हिट करेगी। इकोनॉमिकली तबाह बर्बाद हो जाएगी दुनिया। तो ये एक तरह का एक कयामत होगी, ये वॉर नहीं होगी, ठीक है। तो बहुत सीधा सा उन्होंने आखिर में बात सुन ले मेरी। सुप्रीम कमांडर ने तो खाली वेस्ट एशिया का नाम लिया, मिडिल ईस्ट का नाम लिया, रीजनल वॉर कहा। लेकिन ये रीजनल वॉर नहीं, ये तो पूरी दुनिया की वॉर होगी अगर होती है। तो हम दुआ यही करते हैं कि ये वॉर ना हो। जी डॉक्टर मुमताज।